रविवार की सुबह खंडवा रोड स्थित आशाराम बापू चौराहे पर बाइक से जा रहे एक छात्र को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। परिजन उसे एमवाय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर पीएम रूम में भेज दिया। लेकिन परिजन ने उसके जिंदा होने की बात कहते हुए पीएम रूम में जमकर तोड़फोड़ कर दी। रविवार की सुबह कमलेश यादव नामक छात्र खंडवा रोड स्थित आशाराम बापू चौराहे पर स्थित अपने घर बाइक से जा रहा था। इसी बीच अंधगति से आ रहे एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते कमलेश बुरी तरह घायल हो गया। परिजन उसे एमवाय अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके शव को पीएम के लिए पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया। लेकिन मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि कमलेश जिंदा था, उसे जबरन ही पीएम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद परिजनों ने वहां जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही संयोगितागंज पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हंगामा करने वाले फरार हो गए। अपने रवैये के लिए बदनाम पुलिसकर्मी किस कदर अपनी वर्दी के नशे में चूर रहते हैं, इसका ताजा उदाहरण इंदौर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल जाने के गफलत में गलत ट्रेन में सवार हुए परिवार ने जब चैन खींचकर उतरना चाहा, तो ट्रेन में तैनात जीआरपी के जवानों ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। घटना रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। शादी समारोह में भाग लेने इंदौर आए राजस्थान किशनगढ़ के श्याम सुंदर अग्रवाल जब परिवार सहित प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ट्रेन में सवार हुए तो पता चला कि वो गलत ट्रेन में बैठ गए। फिर क्या था, उन्होंने आनन फानन में चेन खींच दी। इतना देखते ही ट्रेन में तैनात पुलिसकर्मियों ने अग्रवाल परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी पुलिसकर्मियों ने नहीं बख्शा। पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मियों के नशे में होने की बात भी कही। आप क्या चेन खींच क्यों रहे हो? मैंने कहा ऐसे मालूम को लग गई है। आप कह रहे थे वो नशे में क्या? बिल्कुल नशे में साहब, वो बिल्कुल नशे में, इतने नशे में थे उनको सूझ ही नहीं पड़ रही है, कुछ भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। घटना के बाद अग्रवाल परिवार तो ट्रेन में लौट गया, लेकिन स्टेशन पर छोड़ने आए बंसल परिवार ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले में थाना प्रभारी ने कार्रवाई की बात कही है। करना हुआ और इसी बीच में वो पुलिस वाले जो है वो आए, जिसमें 2 आदमी बहुत नशे में थे और उन्होंने आके और उनको दोनों महिलाएं जो लड़कियां थी, उनकी दोनों लड़कियां, उनको हाथ पकड़े और कमर के वहां से धक्का देना शुरू किया। वो नीचे गिरी तो उन्होंने मना किया भूपा जी ने, कंवर साहब ने, कि भाई क्यों ऐसा आप जो है इनको कर रहे हैं, तो उनको भी मारना शुरू किया। इसी बीच में ये नीलेश ने उसको रोका कि भाई इनको क्यों मार रहे हो, तो इसको भी मारा। इस घटना ने एक बार फिर खाकी वर्दी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब चेन पुलिंग पर जुर्माने का प्रावधान है तो मारपीट की क्या जरूरत थी? शनिवार रात एक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी नाबालिग हैं जो नशे की हालत में थे और टक्कर लगने की बात पर उन्होंने हमला किया। हत्या के कुछ देर बाद ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। शहर में छोटी छोटी बात पर हत्या अब आम बात हो चुकी है। शनिवार रात जिस छात्र की हत्या हुई उसका नाम अमर सिंह है। मूल रूप से झाबुआ का रहने वाला अमर इंदौर में 10वीं की पढ़ाई के लिए आया था। यहां वह जूनी इंदौर क्षेत्र की एक मल्टी में अपने दोस्तों के साथ किराए से रहता था। रात को वह अपने कमरे से कुछ सामान खरीदने के लिए निकला। रास्ते में टक्कर लगने की बात पर उसका 3 लड़कों से विवाद हो गया। जिन लड़कों से अमर का विवाद हुआ वो नशे की हालत में थे। तीनों ने अमर को रास्ते में रोका और चाकू से हमला कर भाग निकले। गंभीर रूप से घायल अमर को इलाज के लिए एमवाय लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हत्या के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो एक आरोपी की जानकारी पुलिस को लगी जो भाट मोहल्ले का निवासी है। पुलिस ने उसे पकड़कर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी नाबालिग हैं, जिनमें एक 8वीं कक्षा का छात्र है। पढ़ाई करने आए थे और प्राइवेट फॉर्म उन्होंने एग्जाम के लिए भरा है और वो किसी काम से मार्केट में कुछ दुकान पे सामान लेने जा रहे थे। इसी बीच जो आरोपी हैं, 3 जो आरोपी हैं, वो उन्होंने जो है नशे में थे वो लोग और किसी बात को लेकर के उनकी कुछ बॉडी लैंग्वेज का एक्सचेंज हुआ। उसको लेकर के फिर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में वो हाथापाई तक आया, हाथापाई से मारपीट पे आया और फिर चाकूबाजी की घटना हुई, जिससे उनकी मृत्यु हुई। तीनों जो आरोपी हैं उनके क्या स्टेटस आ रहा है, क्या उम्र है? तीनों जो है माइनर हैं, उनको तीनों को हिरासत में लिया गया है और उनको न्यायालय पेश।
आरोपियों में 1-2 दिन पहले ही जेल से छूटा है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। रविवार की सुबह जबलपुर से इंदौर आ रही मां ट्रेवल्स की बस में पोटली में एक नवजात बच्ची का शव मिला। संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया। जबलपुर से इंदौर आ रही मां शारदा ट्रेवल्स की बस में परिचालक को एक पोटली मिली। जब उसने उस पोटली को खोला तो उसमें से एक नवजात बच्ची का शव मिला, तो संचालक ने तुरंत छोटी ग्वालटोली पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर उसे पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया। परिचालक का इस बारे में कहना था, सीट के नीचे थी, सीट पे लेडीजें भी थी, वहाँ पे जेंट्स भी थे। वो जो गार्डर वाला से कोई बैठे थे। अब देखो, ये अपन पक्का नहीं कह सकते कि गार्डर वाला से बैठे थे, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है कि हो सकता आगे वाली की हो तो पीछे वाली की हो तो आगे खिसक आई हो, या आगे वाली की हो तो पीछे चली गई हो। ये अपन कैसे कह दें उनकी। लेकिन जब वहाँ से बस निकली होगी उसके पहले एक बार तलाशी हुई होगी, मतलब कोई बैठा होगा वही लेके आओगे, तो आप मानते ना? नहीं, ये अपन नहीं मान सकते, क्योंकि वो सवारी जब गार्डर वाला से बैठी थी तो वो औसा थैले लिए ही थी नहीं, ऐसा कुछ हाथ में लिए ही नहीं थी, न उनके साथ में कोई बच्ची थी, तब अपन उनको कैसे कहते कि उनके साथ की थी। बीआरटीएस पर शनिवार रात एक बोलेरो गाड़ी एक चौकीदार को टक्कर मारने के बाद पलट गई। हादसे में चौकीदार गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं बोलेरो में सवार युवकों को भी मामूली चोट आई। शहर में बन रहे बीआरटीएस ऐसे लोगों के लिए राहत कम और जानलेवा ज्यादा साबित हो रहा है। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। शनिवार रात हादसा नौलखा चौराहे के पास हुआ। जानकी नगर निवासी चौकीदार अशोक पैदल ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला। वह बीआरटीएस की रेलिंग के पास चल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो चला रहे युवक का बैलेंस भी बिगड़ा और वह असंतुलित होकर रेलिंग से टकराया, जिससे गाड़ी भी पलट गई। हादसे में अशोक को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं बोलेरो में सवार युवक भी घायल हो गया। बोलेरो गाड़ी विष्णुपुरी निवासी जसबिंदर सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। मामले में भवरकुआ पुलिस ने कार्रवाई की है। शनिवार की शाम वी केयर फॉर यू की टीम ने एक मनचले को हिरासत में लिया। गिरफ्त में आया मजनू एक छात्र को काफी लंबे समय से फोन पर परेशान कर रहा था। पुलिस के हत्थे आए मजनू का नाम अमितेश गुप्ता है। अमितेश विजयनगर थाने क्षेत्र के शीतल नगर में रहने वाली जबलपुर की छात्रा को लंबे समय से मोबाइल पर फोन और एसएमएस कर परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर टीम ने उसे मिलने के बहाने रीगल चौराहे पर बुलाया और उसे धर दबोचा। पकड़ा मजनू अमितेश गुप्ता सीधी का रहने वाला है और यहाँ एक निजी कंपनी में काम करता है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद वह पुलिस को आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, लेकिन जब मीडिया पहुंची तो हाथ जोड़कर रोने लगा। वी केयर फॉर यू की टीम ने आगे की कार्रवाई के लिए मजनू को विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया। सिर्फ 2 मैसेज करके माफी मांगी थी, परेशान नहीं किया था सर। आप मैसेज पढ़ लीजिए मैम, प्लीज मैसेज पढ़ लीजिए। जबलपुर से परेशान कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग अभी से अलग हुए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो ये जो ये क्या इंसिडेंट है? रविवार की सुबह मेयर हाउस पर माली मोहल्ले के युवकों की महापौर से तकरार हो गई और इन युवकों के साथ ही महिलाओं ने भी महापौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जान से मारने की धमकी दी। भाजपा पार्षद राधा प्रजापत के वार्ड में आने वाली बस्ती माली मोहल्ला धार रोड के रहवासियों का एक दल रविवार की सुबह ड्रेनेज लाइन की समस्या को लेकर महापौर निवास पहुंचा। रहवासियों का कहना था कि पार्षद हमारी सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए समस्या निराकरण के लिए महापौर के पास आए। महापौर ने इस दल से चर्चा की तो कुछ युवक उत्तेजित हो गए। इस पर महापौर ने उन्हें शांत करते हुए डांट दिया। इस पर विवाद बढ़ गया। प्रदर्शन करने आई महिलाओं ने महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। रविवार को खंडवा रोड स्थित शिव सिटी के रहवासी कॉलोनी नाइजर की वादा खिलाफी के विरोध में धरने पर बैठे। इस कॉलोनी के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। खंडवा रोड पर शिव गणेश रियल मार्केट के ईश्वर माखीजा
और पप्पू मिश्रा ने मिलकर शिव सिटी नामक कॉलोनी काटी। प्लाट बेचते समय कॉलोनीनाइजर ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें आज तक नहीं निभाए। रविवार की सुबह सैकड़ों रहवासियों ने इसका विरोध धरना देकर किया। रहवासियों का कहना था कि यहाँ मूलभूत सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हुई। बिजली कनेक्शन अस्थायी है। अस्थायी कनेक्शन लेकर 11 रुपए प्रति यूनिट पैसा देना पड़ रहा है। समस्याएं, जो आधारभूत सुविधाएं जो हमको कमिट की थी, जो लेके हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, जो लेके हमने यहाँ पर प्लॉट्स लिए, फ्लैट्स लिए, जो हम लोगों ने मकान बनाए यहाँ पर, कि हमको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, हमें पानी दिया जाएगा, हमें बिजली दिया जाएगा, हमें क्लब हाउस दिया जाएगा, हमें स्विमिंग पूल दिया जाएगा, हमें स्वच्छता दी जाएगी, उसमें और गेट दिया जाएगा, सिक्योरिटी दिया जाएगा। उसमें से एक भी चीज यहाँ पर पूरी नहीं की जा रही है। पानी और सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे, जिसके चलते पानी की किल्लत हो रही है। तो काफी किया था इन्होंने, लेकिन अभी तक कोई वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ। लोग हर चीज के लिए काफी परेशान है, पानी के लिए, बिजली के लिए, हर चीज के लिए बोला था, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं। 1 किलोमीटर दूर पर बीजेपी का विधायक है, जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी जब ये नहीं हुआ तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनकी आपस में मिलीभगत है। रविवार के दिन एमजी रोड पर बंद दुकानों के आगे ठेले वाले अपना व्यवसाय करते हैं, जिसके चलते पूरे मार्ग का यातायात बाधित होता है। आज निगम की रिमूवल गैंग इसे हटाने पहुंची तो पार्षद अनवर कादरी ने रिमूवल गैंग को इन्हें हटाने से मना कर दिया। रिमूवल गैंग के अधिकारी बीएस चौहान का कहना था, बार बार कंप्लेंट होती थी और लोगों का भी मत यही था कि ट्रैफिक जाम होने के कारण निकलने में बहुत तकलीफ होती। तो हमें जैसे निर्देश मिले हमने इस पर कार्रवाई करने के पश्चात आज इन लोगों ने मान लिया कि हम फुटपाथ पे भी दबा के लगाएंगे, कोई वाहन खड़े नहीं मिलेंगे, ट्रैफिक ये नहीं। इस बीच में पार्षद महोदय अनवर कादरी जी भी आए, उन्होंने भी इनको हिदायत दी, हमें भी बताया कि इनका सुचारू रूप से चलने देगा, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन का। शनिवार रात चंदन नगर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मामले में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। चंदन नगर में रहने वाले तबरेज को घायल हालत में रात को एम्बा अस्पताल लाया गया। तबरेज के मुताबिक वह घर के पास से ही अपनी मां फरीदा के साथ जा रहा था। तब आरोपी रफीक सलीम गफ्फार सलमा ने बेवजह उससे विवाद किया और हमला किया। इस हमले में तबरेज और उसकी मां फरीदा को चोट आई। ये फालतू सर में जा रहा था, टांग अड़ा दी और ये बस झगड़ा करने की वजह ढूंढते मेरे से। क्यों? पता नहीं, बस जलते इस तरीके से जलने की वजह से। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सब सरिया पेंटिंग काम करते हैं। तो तुम पढ़ाई करता? कौन सी क्लास में? सर 10th। तबरेज और फरीदा पर हमला होते देख जब तबरेज के पिता परवेज ने देखा तो वह बीच बचाव के लिए पहुंचा, जहां उन्होंने एक आरोपी गफ्फार की पिटाई कर दी। इस विवाद में फरीदा ने आरोपी के खिलाफ, वहीं परवेज के हाथों पिटाई गफ्फार ने तबरेज और परवेज के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। दोनों पक्षों को पुलिस ने जिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा था। वहां भी दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस को अस्पताल में डंडे चलाकर विवाद खत्म करना पड़ा। मामले में दोनों पक्षों के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहर के मंदिरों को चोर लगातार निशाना बनाकर भगवान के मुकुट और दान पेटियां उड़ा रहे हैं। बीती रात अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित प्राचीन दत्त मंदिर पर चोर धावा बोलकर दान पेटी ले उड़े, जिसमें हजारों रुपए होना बताया जा रहा है। अन्नपूर्णा क्षेत्र में आने वाले मंदिरों पर चोरों की निगाह पड़ गई। पिछले दिनों जैन मंदिर और माता के मंदिर में चोर धावा बोलकर दान पेटियां ले गए। इस चोरी का सुराग पुलिस लगा भी नहीं पाई थी कि बीती रात चोर प्राचीन मंदिर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और वहां से दान पेटी ले गए, जिसमें हजारों रुपए थे। घटना का पता सुबह मंदिर का पुजारी आया तब चला। उनका कहना था कि चोरों ने पहले मंदिर के आगे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और दान पेटी ले गए। एक बात है, 4 बजे घटना बताओ, मतलब पीछे से दरवाजा जाली वो तोड़ के चोर अंदर घुसे, वो दान पता ले गए। आगे भी उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, पर आगे प्रयास विफल रहा। कितना पैसा होगा दान पेटी? दान पेटी में 5 से 6 हजार। अन्नपूर्णा थाने में पदस्थ एसआई दुबे ने कहा, और अंदर का ताला तोड़कर प्रवेश किया है। क्या क्या ले गए करीब? जो दान पेटी थी उसमें लगभग ऐसे कोई
5,000 की चिल्लर या कुछ इस टाइप की छोटे मोटे नोट जैसा भी कुछ हो। दान पेटी के अलावा क्या चोरी किया? कुछ दान पेटी के अलावा तो ऐसा और कुछ उनने बताया नहीं और देखने पर भी कुछ ऐसा। रणजीत हनुमान मंदिर में राम भक्तों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक गन्नू जी महाराज के भजनों पर लोगों ने खूब आनंद लिया। रणजीत हनुमान मंदिर में शनिवार रात भजनों की बयार बही। यहां श्री राम के भक्तों ने रणजीत बाबा की भजन संध्या का आयोजन किया था, जिसमें भजन गायक गन्नू जी महाराज ने भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। रविवार की सुबह इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद के.आर. मिश्रा ने कहा कि पाक और चीन की बढ़ती मित्रता भारत के लिए खतरा पैदा कर रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण देश में अलगाववाद की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। अपने देश की संस्कृति, देशभक्ति और संगठनों पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही कहा कि आतंकवाद का कोई रंग या जाति धर्म नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के भगवा आतंकवाद वाले बयान को हिंदुस्तान पर हमला बताया और इसे देशद्रोहितापूर्ण बयान बताते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उसका लाभ उठा रहा है। अपने ही देश की संस्कृति, अपने ही देश की राष्ट्रभक्ति और अपने ही देश के ऐसे संगठन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जिन संगठनों के देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। आतंकवाद जिसका न तो कोई रंग होता है, न कोई मजहब होता है, न कोई जाति होती है, न बिरादरी होती है। आतंकवाद यानी आतंकवाद हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। आतंकवाद माने आतंकवाद। देखिए, भारत सरकार में बने हुए वरिष्ठतम मंत्रीगण, तो चाहे गृह मंत्री शिंदे हो, चाहे वर्तमान वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम हो, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद है। ये भारतीयता पर सीधे सीधे हमला है। ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक। उन्होंने समझौता और मालेगांव ब्लास्ट की कहानी को झूठी बताते हुए इसे हिंदू संगठनों को बदनाम करने का प्रयास बताया। साथ ही इसका फायदा पाकिस्तान द्वारा उठाए जाने की बात कहते हुए केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा आरएसएस और हिंदू संगठनों की तुलना अल कायदा से करने को संकीर्ण मानसिकता बताया। इस बयान का पूरे देश में विरोध करने की बात भी कही। एक्सप्रेस का मामला रहा हो, उसमें बम विस्फोट का मामला रहा हो, चाहे मालेगांव का मामला रहा हो जिसमें प्रज्ञा जी को गिरफ्तार किया, जिसमें समझौता एक्सप्रेस में कई लोगों को आरोपित करने की कोशिश की, ये झूठी कहानी गढ़ी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, लाई डिटेक्टर से कई बार कोशिश की गई कि इसके माध्यम से सही बुलवाकर आरोपित कर लिया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने बात की तो कहा गया कि ये योग करती हैं, इसलिए सही बात नहीं जब आ पा रही है। ये इस बात को प्रकट करता है कि जानबूझ करके दोषी बनाने की साजिश। केंद्र सरकार द्वारा संप्रदाय विशेष के लिए विशेष कदम उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे देश की जनता में आक्रोश फैलेगा। आतंकवादी नहीं तो आतंकवादी संगठनों में उनके लोग लिप्त हैं। मैं फिर से आरोप लगा रहा हूं, तिवारी जी को कह रहा हूं या कांग्रेस को भी कह रहा हूं कि जबरदस्ती आप उनको
मिलाने की कोशिश की है। इंद्रेश जी जैसे व्यक्ति को उसमें लगाने का प्रयत्न किया गया। कहीं साक्ष्य नहीं, कहीं उसका सबूत नहीं, कोई साबित नहीं कर पा रहा है, कहानियां गढ़ी जा रही हैं और अपने ही बंधुओं को आतंकवादी चित्रित करने की साजिश की जा रही है। ये कांग्रेस द्वारा हो रहा है। इसलिए अलगाववादी शक्तियों की ताकत बढ़ रही है। देश की सुरक्षा पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए चीन और पाकिस्तान के मिलने पर बनने वाली स्थिति को देश के लिए विकट स्थिति बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने की बात कही। पाकिस्तान के द्वारा 2 लोगों का संकलन किया गया, आतंकवादी संगठन के द्वारा भी कहा गया कि हां संकलन किया और वो बाकायदे सीमा पर वो भ्रमण करते रहे। ये केवल 2 नौजवानों का सर नहीं कलम किया गया है, ये भारत को एक संदेश दिया गया है कि कैसे तुम्हारा हम सर कलम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका जबरदस्त प्रतिकार होना चाहिए, प्रतिकार नहीं हुआ और इसी का परिणाम है कि आज चीन और पाकिस्तान काफी निकट आ रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक प्लेस है, स्ट्रेटेजिक प्लेसेस को पाकिस्तान चीन को सौंपता जा रहा है और दोनों ताकतें अगर मिल जाएंगी तो हमारी स्थिति बड़ी खराब होगी। अरुणाचल के बारे में वैसे ही चीन बराबर दिखा रहा है। ये दूसरा खतरनाक पक्ष है। तीसरा, आंतरिक तौर पर दिल्ली में दामिनी के साथ हुई घटना को लेकर उन्होंने दिल्ली को दुष्कर्मों का गढ़ बताया। साथ ही वयस्कों की उम्र 18 वर्ष के स्थान पर 16 वर्ष की जाने की जस्टिस वर्मा की कमेटी को लागू की जाने की मांग कही। सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का ये जस्टिस अभी ये दामिनी के साथ जैसा कृत्य हुआ वो पूरे देश को झकझोरा है। इस पर जस्टिस वर्मा की कमेटी इन्होंने सुझावों से मांगी थी क्या करना चाहिए। इनकी रिपोर्ट आ गई है। मैं समझता हूं इसकी रिपोर्ट पूरी लागू होनी चाहिए। अब जुवेनाइल के बारे में जो आयु का प्रश्न है, मैं समझता हूं 17 से घटाकर 16 करनी चाहिए। क्योंकि उसमें काफी लोग ऐसे आ जाएंगे जो कहे गए जाएंगे जुवेनाइल, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मामले पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त न करते हुए पार्टी की संसदीय बोर्ड द्वारा चुनाव कर नाम निश्चित करने की बात कही। कि अच्छा शासन दे सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कर सकते हैं। मोदी का तो एक रूप रहा ही है, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने विकास का मॉडल खड़ा किया, 3 बार जीत गए, तो इससे जरूर लगा कि मोदी, आम जनता में लगा कि मोदी आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये सारा काम, ये सारा विचार पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर ही नेता का चयन। साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के मामले को बीजेपी की प्रतिबद्धता बताते हुए इसे पार्टी का चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बताया। राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दा है और इसलिए ये हम हमेशा जीवंत रहेगा और जब तक बन नहीं जाएगा तब तक हम इस बात को चलाते रहेंगे। क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के नाते हम इस बात को सहयोग करें, लेकिन इसको बनाएगा सामाजिक संस्थान या जो सांस्कृतिक संगठन है वो निर्माण करेंगे या जैसा भी सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा हमारे सबके लिए है, केवल बीजेपी के लिए नहीं, सबके लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारी प्रतिबद्धता है, जब तक बनेगा नहीं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यूपी में पार्टी की स्थिति पर उन्होंने कहा कि वहां की दोनों मुख्य पार्टियां प्रादेशिक हैं और वो जातिवाद की राजनीति करती हैं। अब प्रदेश की जनता समझ गई है कि बीजेपी ही बदलाव लाएगी। जनता के बीच में बात आई कि कहीं बीएसपी न जीत जाए, ये पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूं, ये की साइकोलॉजी पूरी काम की, कहीं बीएसपी न जीत जाए, इसलिए अधिकांश लोग हमारे भी मतदाता वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। इसलिए कहीं 1000 वोट से हार हो गई, कहीं 500 वोट से हार हो गई, कहीं 2000 से हार हुई,
इस प्रकार की हार हुई है, तो उसका एक परिणाम रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो चीज ठीक हो सकती है। कितनी सीटों वाला सवाल पूछा? देखिए, हम कोई निश्चित सीट तो नहीं बता सकते, लेकिन तो भी पिछली बार से बहुत अच्छी स्थिति होगी, पिछली बार से दुगनी तिगनी होगी। 10 से हम आगे पहुंच सकते हैं। हम एक बार 57 सीट तक वहां जीत चुके हैं। हमारा प्रयत्न तो यह है कि उससे ज्यादा की तरफ हम जाए, लेकिन अब कितना जीतेंगे, जनता कितना जिताएगी, इसके ऊपर निर्भर है।